Hi guys, good evening to all. Today we want to discuss about chapter number 3 Deepwater by William Orville Douglas. आज हम चैप्टर नंबर 3 के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है डीप वाटर, जिसको लिखा है विलियम ऑरविले डगलस ने और इनका जो जन्म है वो है 1898 यानी 1898 और इनकी जो डेथ है वो 1980 यानी 1980। आगे चलते हैं गाइस। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं अबाउट विलियम ऑरविले डगलस के बारे में। तो यहाँ पर विलियम ऑरविले डगलस के बारे में हम बात करने वाले हैं गाइस, और इनका जो बॉर्न है अक्टूबर 16 यानी 16 अक्टूबर 1898 में मैना टाउनशिप मिनेसोटा यूएसए में। कहाँ जन्म हुआ इनका? इन मैने टाउनशिप मिनेसोटा यूएसए में इनका जन्म हुआ है। कब? 16 अक्टूबर 1898 में। किनका? विलियम ऑरविले डगलस का। इनकी जो डेथ है वो 19 जनवरी 1980 यानी इनका जो डेथ इनका जो हुआ है वो 19 जनवरी 1980 को हुआ है। और ये हुआ कहाँ है गाइस? बेथेस्डा। कहाँ पर? बेथेस्डा मैरीलैंड, जो कि यूएसए में है। बेथेस्डा और मैरीलैंड कहाँ है? यूएसए। बात करें इनके कैरियर हाइलाइट्स के बारे में, तो सबसे पहली चीज तो ये देखिए, लॉन्गेस्ट सर्विस, इनकी जो सबसे लंबी सर्विस यूएसए सुप्रीम कोर्ट में। कहां पर? यूएसए सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस सर्व्ड फ्रॉम अप्रैल 1939 यानी 17 अप्रैल 1939 से 12 नवंबर यानी 12 नवंबर 1975 यानी इन्होंने अपने करियर में टोटल जो सबसे लॉन्गेस्ट सर्विस दी वो 36 ईयर की दी है, एंड द लॉन्गेस्ट टेनर इन सुप्रीम कोर्ट हिस्ट्री। और ये कहां पर दिया है इन्होंने? सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले यूएसए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश रहे ये, जो कि 17 अप्रैल से 1939 से 12 नवंबर 1975 तक कुल 36 वर्षों तक सेवा की, जो कि सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में सबसे लंबा कार्यकाल है। आगे बात करते हैं। अपॉइंटेड बाय इन्हें अपॉइंटेड किया गया था प्रेसिडेंट फ्रैंकलिन डे रूजवेल्ट इन 1939। 1939 में राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। किनके द्वारा नियुक्त किया गया था? ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, जो कि एक प्रेसिडेंट थे, उनके द्वारा इन्हें क्या किया गया था? नियुक्त किया गया था। नोन फॉर, इन्हें जाना जाता है हीज स्ट्रॉन्ग डिफेंस ऑफ सिविल लिबर्टीज, इंडिविजुअल राइट्स एंड फर्स्ट अमेंडमेंट प्रोटेक्शंस, particularly concerning freedom of speech and religions। अब इनको जो जाना जाता है नागरिक स्वतंत्रता, व्यक्तिगत अधिकारों और प्रथम संशोधन सुरक्षा, विशेष रूप से भाषण और धर्म की स्वतंत्रता के संबंध में उनके मजबूत बचाव के लिए इन्हें जाना जाता है। आगे बात कर लें अबाउट ऑथर के बारे में। तो अबाउट ऑथर के बारे में बात करें तो यहाँ पर नोटेबल लीगल कंट्रीब्यूशंस, जो कि इनके द्वारा जो नोटेबल है और कंट्रीब्यूशंस यहाँ पर इन्होंने दिए हैं, उल्लेखनीय कानूनी जो योगदान है वो रीड कर लेते हैं। एडवोकेट ऑफ द जुडिशियल एक्टिविज्म, यानी कि न्यायिक सक्रियता के समर्थक। डगलस सपोर्टेड अन एक्सपेंसिव रोल फॉर द जुडिशियरी इन द शेपिंग अमेरिकन लॉ, पार्टिकुलरली इन द प्रोटेक्टिंग पर्सनल फ्रीडम्स। देखिए, डगलस ने अमेरिकी कानून को आकार देने में और न्यायपालिका की व्यापक भूमिका का समर्थन किया, विशेष रूप से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की रक्षा में। आगे बात कर लेते हैं इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन पायनियर, एनवायरमेंट प्रोटेक्शंस पायनियर। अब इन्होंने जो पर्यावरण संरक्षण के अग्रदूत यानी पायनियर अग्रदूत, यानी कि यहाँ पर एज एन अर्ली इन्वायरमेंटल्स एडवोकेट्स ही अपोज्ड गवर्नमेंट प्रोजेक्ट्स दैट ऑफ थ्रेटन नेचुरल एनवायरमेंट्स इन्फ्लुएंसिंग लेटर इन्वायरमेंटल्स लॉस। अब इसमें क्या था गाइस कि जो पर्यावरण को जो एक पर्यावरण संरक्षण के ये एक अग्रदूत माने जाते हैं, एक प्रारंभिक पर्यावरण अधिवक्ता के रूप में उन्होंने प्राकृतिक पर्यावरण को खतरे में डालने वाली सरकारी परियोजनाओं का विरोध किया, यानी उनके अगेंस्ट खड़े हो गए, जिसने बाद में पर्यावरण कानूनों को क्या किया? अफेक्ट किया, यानी प्रभावित किया, इन्फ्लुएंस किया।
इन्फ्लुएंसिंग यानी प्रभावित किया। अब इसका जो लेजेसी वो लेजेसी यानी जो इसको विरासत कहें, लेजेसी मीन्स होता है विरासत। तो हम बात करते हैं इसकी विरासत के बारे में। सिविल लिबर्टीज एडवोकेट्स remembered as one of the most staunch defenders of the individual's rights and the advocate for the expanding civil liberties। अब गाइस इसमें ये जो बताया गया है उन्होंने कि नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक, ये क्या थे? सिविल लिबर्टीज एडवोकेट यानी नागरिक स्वतंत्रता के समर्थक, व्यक्तिगत अधिकारों के सबसे कट्टर रक्षकों में से एक और नागरिक स्वतंत्रता के विस्तार के समर्थक के रूप में याद किए जाते हैं। मतलब इनको जो याद किया जाता है वो व्यक्तिगत अधिकारों के सबसे कट्टर रक्षकों में से एक और नागरिक स्वतंत्रता के विस्तार के समर्थक के रूप में याद किया जाता है। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटलिज्म यानी पर्यावरणवाद। pioneered legal thinking on the protections of the environment and influenced early conservation efforts। हुआ ये गाइस कि जो पायनियर्ड पर्यावरण की जो सुरक्षा पर कानूनी सोच का जो नेतृत्व किया और प्रारंभिक संरक्षण प्रयासों को इन्होंने क्या करा? एफर्ट्स यानी कन्वर्सेशंस यानी इनको संरक्षणों को प्रयास को इन्होंने बहुत ही प्रभावित किया। एनवायरमेंटलिज्म यानी जो बताया गया है कि पायनियर्ड लीगल थिंकिंग ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ द एनवायरमेंट एंड द इन्फ्लुएंस्ड अर्ली कन्वर्सेशन एफर्ट्स, मतलब जो पर्यावरण की सुरक्षा पर कानूनी सोच का नेतृत्व किया और प्रारंभिक संरक्षण प्रयासों को इन्होंने क्या करा? प्रभावित किया। आगे बात करते हैं इसकी थीम की। तो थीम मीन्स होता है इसका विषय। थीम मीन्स क्या होता है गाइस? विषय। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑटोबायोग्राफी ऑफ द डगलस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ऑफ मैन एंड द माउंटेन्स। यानी कि ये जो कहा गया है इनकी ऑटोबायोग्राफी को कि पुरुषों और पहाड़ों यानी मैन एंड माउंटेन्स, पुरुषों और पहाड़ों से ली गई डगलस की ये क्या है? ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का मतलब सभी जानते हैं, ऑटो स्वयं यानी कि आत्मकथा। तो यहाँ हम बात कर लेते हैं रियल लाइफ के बारे में। रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड fear to be the trackled properly and at the correct time, childhood aversions of water in the narrator's Douglas case of the हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया ये याद रखना बच्चों, हाइड्रोफोबिया का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो पानी से डरता हो। तो बात कर लेते हैं यहाँ पर रियल लाइफ पर्सनल अकाउंट ऑफ द एक्सपीरियंसिंग चाइल्डहुड फियर टू बी द टैकल्ड प्रॉपरली एंड एट द करेक्ट टाइम ऑफ चाइल्डहुड एवर्जन्स ऑफ द वाटर इन द नरेटर डगलस केस ऑफ द हाइड्रोफोबिया। यानी बचपन के डर का अनुभव करने का वास्तविक जीवन का व्यक्तिगत विवरण, बचपन के डर से सही तरीके से और सही समय पर निपटना। कथावाचक डगलस में बहुत यानी कि कहा जाए कि डगलस में बचपन में पानी से क्या थी? एक हेट यानी नफरत, घृणा थी। यानी हाइड्रोफोबिया का मामला, कहने का मतलब पानी से डरते थे वो। साइकोलॉजिकल एनालिसिस ऑफ फियर डिटर्मिनेशंस टू द ओवरकम सच अ फियर। और डर का जो मनोवैज्ञानिक विश्लेषण, ऐसे डर पर काबू पाने का दृढ़ संकल्प। आगे बात करते हैं इसकी समरी के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इसकी समरी के बारे में। गाइस यहाँ पर समरी के बारे में क्या दे रखा है देखते हैं। तो सबसे पहले डगलस डेवलप्ड एवर्जन्स टू वाटर, यानी डगलस को पानी से क्या था? एवर्जन्स टू वाटर यानी घृणा होने लगी। क्या होने लगी गाइस? घृणा, एवर्जन, घृणा होने लगी। आगे चलते हैं। 3 और 4 years old, ये जब 3 या 4 साल की उम्र के थे, वेंट अलोंग विथ हिज फादर टू अ बीच इन कैलिफोर्निया। ये क्या थे कि वेंट अलोंग यानी अपने पिताजी के साथ कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर गए। कहाँ गए? कैलिफोर्निया के एक समुद्र तट पर गए। वेव्स नॉक्ड डगलस डाउन, स्वेप्ट ओवर हिम, टेरर ऑफ वाटर सेट्स इन हर्ट। और जो वेव्स मतलब होती है लहरें, लहरों ने डगलस को नीचे गिरा दिया, उसके ऊपर से पानी का डर दिल में घर कर गया। यानी जैसे ही वो जो लहरें उठी वहां पर, उन लहरों ने उन्हें नीचे गिरा दिया और उसके ऊपर से पानी का जो डर दिल में घर कर गया।
द याकीमा रिवर, किसकी बात हो रही है इसमें, याद रखना, एक याकीमा रिवर के बारे में बात हो रही है। याकीमा रिवर अ ट्रिब्यूटरी ऑफ द कोलंबिया रिवर। जो कोलंबिया रिवर है कि ये क्या है, ये ट्रिब्यूटरी है। ट्रिब्यूटरी मतलब होता है सहायक, सहायक नदी कहते हैं इसे। क्या कहते हैं, सहायक नदी है। मदर वॉन्ट हिम अगेंस्ट इट टू लर्न स्विमिंग, kept fresh in his mind each drawing in the river। और यहाँ पर क्या है गाइस, डेंजरस। डेंजरस मीन्स होता है खतरनाक। अब माँ ने उसे तैराकी के लिए सीखने के लिए चेतावनी दे दी, वार्न कर दिया कि जो उसके दिमाग में ताजा रहे, नदी में हर बार डूबना। ड्रॉइंग इन द रिवर, माइंड ईच ड्रॉइंग इन द रिवर, यानी नदी में हर बार डूबना। आगे बात करते हैं YMCA, याद रखना गाइस, YMCA, ये आंसर्स में भी पूछा गया या फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। YMCA यानी इसमें जो दे रखा है, स्विमिंग पूल एट द याकीमा शेफ decided to learn swimming there 2-3 feet deep at the shallow and 9 feet deep at the other end. Drop was gradual। जो YMCA याकीमा शेफ में जो स्विमिंग पूल है वहां तैराकी सीखने का फैसला किया, इन्होंने डिसाइड किया। उथला छोर यानी कि जो थोड़ा ऊंचा सा है, पानी कम है वहां पर 2 से 3 फीट गहरा, दूसरे छोर पर 9 फीट गहरा गिरावट, यानी धीरे धीरे थी। आगे चलते हैं, आगे हम बात कर लेते हैं। आगे 8, 10 to 11 year age decided to learn swimming went to pool। जब वो 10 से 11 साल की एज में हुए तो उन्होंने डिसाइड किया कि वे पुल में तैरने के लिए गए, तैराकी सीखने के लिए पुल में गए। One day nobody was there, it was quite fear of water, still there better to wait for other। एक दिन वहां कोई नहीं था, पानी का डर शांत था, फिर भी वहां दूसरों का इंतजार करना बेहतर था। A big brochure of a boy, probably 18-year-old, came and yelled, "He, Senki, how did you like to be other that?" The bully tossed Douglas into the deep end। एक बड़ा यानी शायद 18 ईयर यानी 18 साल का लड़का आया और चिल्लाया, yelled मतलब चिल्लाया, हाय सेंकी। अब सेंकी यानी दुबला, उसे दुबला कहा, तुम्हें डेक होना कैसा लगेगा, यानी डेक होना कैसा लगेगा। बदमाश ने गहरे पानी में डगलस को फेंक दिया। द पुली टॉस्ड डगलस इनटू द डीप वाटर। अब उसे क्या करा, उसे तो मस्ती सूझी और उसे उस पानी में फेंक दिया। डगलस लैंडेड इन अ सिटिंग पोजिशन swallowed water and went at once to the bottom। अब डगलस बैठे बैठे ही नीचे उतरा, पानी निगला और तुरंत नीचे चला गया। डगलस स्ट्रैटेजी, अब जो डगलस की जो रणनीति थी, स्ट्रैटेजी यानी रणनीति, इसकी डगलस की, वो देखते हैं। When he hits the bottom of the pool, he would make a big jump and come to the surface, lie flat on it and paddle to the edge of the pool। अब क्या था कि जो डगलस की रणनीति थी कि जब वह पुल के तल पर पहुंचता है तो वह एक बड़ी छलांग लगाता है और सतह पर आता है, उस पर सपाट लेट जाता है। क्या करता है, सपाट लेट जाता है, लाई फ्लैट ऑन इट, सपाट लेट जाता है और पुल के किनारे तक पैडल मारता है। आगे चलते हैं गाइस। इट वॉज अ लॉन्ग वे डाउन, those 9 feet appeared to be the more like 90। और नीचे उतरने में बहुत समय लगा, वे 90 फीट के बराबर लग रहे थे, यानी 9 फीट 90 फीट के बराबर लग रहे थे। एंड ही स्ट्रक द बॉटम विथ ऑल हिज स्ट्रेंथ बट इट वॉज ऑफ नो यूज। उसने अपनी पूरी ताकत से नीचे की ओर मारा लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। He fell at the surface of the water, swallowed and choked। वह पानी की तरह
जो पानी का सरफेस था, सरफेस बोले तो सतह, वह पानी की सतह पर झटपटाया और निगल गया, यानी पानी को उसके मुंह में ले लिया और घुट गया। एंड ही ट्राइड टू ब्रिंग हिज लेग अप बट दे hung as dead bats and paralyzed and rigid। अब एक्चुअली लेकिन वे मृत, यानी कि आई थिंक उसने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश की, लेकिन वे मृत भार तथा लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे लकवाग्रस्त और कठोर हो। हीज लंग्स एक्ड, यानी उसके जो लंग्स थे वो भी कैसे होने लगे, दर्द कर रहे थे। हैड थ्रोबर थ्रोब्ड, जो हैड था वो भी कैसा हो गया था, वो बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसे फेल्ट डिजीनेट्स, यानी चक्कर से आ रहे हैं। एंड शियर स्टार्क टेरर सीज्ड हिम, और उसे एकदम भयंकर भय ने जकड़ लिया है। मतलब सीधा सा सिंपल सा ये है कि ही फ्लेड। अब यहाँ पर फ्लैडलेट यानी वह पानी की सतह पर झटपटाया और पानी निगल गया और घुट गया। उसने अपने पैर ऊपर लाने की कोशिश तो की, लेकिन वे मृत भार की तरह लटके हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई लाश होता है ना, जैसे मर गया हो, और उसके पैर तो वो एक लाश के समान और लकवाग्रस्त और कठोर लग रहे थे। उसके फेफड़े दर्द कर रहे थे और सिर जो था वो धड़क रहा था और चक्कर आ रहा था, और उसे एक भयंकर भय ने क्या कर रखा था, सीज्ड हिम, यानी टेरर, भयंकर, यानी उसको जकड़ रखा था। डगलस ट्राइड टू सेकेंड टाइम, डगलस ने दूसरी बार कोशिश की। ही मैड अ जंप बट विथ नो डिफरेंस, उसने छलांग लगाई लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। ही लुक्ड फॉर रोप एंड लेडर एंड वाटर विंग्स, और उसने रस्सियों और सीढ़ियों और पानी के पंखों की तलाश की। एंड नथिंग बट अ mass of yellow water held him। Terror took an even deeper hold on him, like a great charge of the electricity। अब गाइस भय ने उस पर और भी गहरा कब्जा कर लिया, जैसे बिजली का एक बड़ा आवेश। He started down for a third time, वह तीसरी बार नीचे जाने लगा। He shoved shoved for air and got water, उसने हवा के लिए चूसा और पानी मिला। एंड द येलोविश light was going out, all his efforts ceased। He relaxed his legs, also felt limo। अब गाइस यहाँ पर वह बिल्कुल, उसने जो पीली रोशनी बुझ रही थी और उसके सारे प्रयास बंद हो गए। वह शांत हो गया, बिल्कुल क्वाइट रिलैक्स्ड। एंड उसके पैरों में भी लीमो लग रहा था। क्या लग रहा था? लीमो, फेल्ट लीमो। आगे बात करते हैं। A blackness swept over his brain, it waved out fear, there was no more panic। उसके दिमाग पर एक कालापन छा गया जिसने डर को मिटा दिया, अब कोई घबराहट नहीं थी। It was quiet and the peaceful, nothing to be the afraid of। This is nice to be the drowsy, to go to sleep, no need to jump, to the try to jump, it nice to be the carried gently। अब गाइस यहाँ पर यह शांत, यानी इट वॉज क्वाइट, यानी यह शांत और पीसफुल, यानी शांतिपूर्ण था। नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, यानी डरने की कोई बात नहीं थी। एंड दिस इज नाइस, यह अच्छा है। टू बी ड्रॉसी, टू गो टू स्लीप, नो नीड टू जंप, टू ट्राई टू जंप, यानी कि नींद में डूबे रहना या सो जाना, कूदने की जरूरत नहीं, कूदने की कोशिश करना, ये सारी चीजें जो प्रोसेस थी, एंड धीरे से उठाए जाना अच्छा है। अंतरिक्ष यानी टेंडर आर्म अराउंड मी एंड द टेंडर आर्म्स लाइक मदर्स, नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप। और अंतरिक्ष में तैरना, मेरे चारों ओर कोमल बाहें, माँ की तरह कोमल बाहें, अब मुझे सो जाना चाहिए। नाउ आई मस्ट गो टू स्लीप, अब मुझे सो जाना चाहिए। नेक्स्ट इज आई क्रोज्ड टू ओबियन एंड द सर्टेन ऑफ लाइफ फेल। मैं गुमनामी, यानी ओब्लिवियन, यानी मैं गुमनामी में चला गया और जीवन का पर्दा गिर गया। नेक्स्ट इज someone how he saved, he stayed there for several hours।
Somehow he stayed there for several hours. किसी तरह उसने अपनी जान बचाई और वह कई घंटों तक वही रहा. Then walked home. और फिर घर चला गया. He was weak and trembling. वह कमजोर और ट्रैवलिंग या वो कांपता हुआ था यानी कांप रहा था. 4 days a haunting fear was in his heart. He never went to back to the pool. अब कई दिनों तक उसके दिल में एक डर बना रहा और वह कभी पुल में वापस नहीं गया. He feared water. उसे पानी से डर लगता था. He avoided it whenever he could. जब भी संभव होता वह उससे दूर ही रहता. Next, he was deprived of the joy of fishing, boating and the canoeing. वह मछली पकड़ने, नौका विहार और कैनोइंग के आनंद से वंचित था. Next is, a few years later, Douglas hired an instructor to learn swimming. अब कुछ साल बाद डगलस ने तैराकी सीखने के लिए एक प्रशिक्षक को काम पर रखा. He practiced fever यानी 5 days. Fever days a week in hour each day. यानी उन्होंने 5 हफ्ते में 1 घंटा प्रतिदिन अभ्यास किया. The instructor used a belt and rope arrangement to teach him swimming. प्रशिक्षक जो इंस्ट्रक्टर था ने उसने तैराकी सिखाने के लिए बेल्ट और रस्सी की व्यवस्था का इस्तेमाल किया. This continued for 3 months until the tension began to slack. यह 3 महीने तक जारी रहा जब तक कि तनाव कम नहीं होने लगा. Next is, taught how to the exhale under water, inhale above water. अब क्या था कि पानी के अंदर एक्सेल अंडर यानी अंदर सांस छोड़ना और पानी के ऊपर सांस लेना सिखाया. Taught different strokes, 1 cravel stroke, 2nd breast stroke, 3rd side stroke, 4 back stroke. यानी अलग अलग स्ट्रोक सिखाए. 1 crawl stroke, 2 breast stroke, 3 side stroke, 4 back stroke. यानी उसको अलग अलग तरह के स्ट्रोक सिखाए गए. 1 crawl stroke, 2nd breast stroke, 3 side stroke and 4 back stroke. आगे चलते हैं गाइस. After 6 months, the instructor's work was over. Douglas went to Lake Wentworth. ये Lake Wentworth एक लेक है पूरी, इसका एक साथ नाम है Wentworth लेक है. To test himself of his fear. अब 6 महीने के बाद प्रशिक्षक का काम खत्म हो गया. डगलस अपने डर का परीक्षण करने के लिए झील पर गया. वेंटवर्थ एक झील है, वह गया. He swam 2 miles across the lake to Stamps Act Island. और वह स्टैम्प एक्ट द्वीप तक झील के पार मीलों तक तैरा. And he swam all the strokes there. और उसने वहां सभी स्ट्रोक तैरे. Only one them terror and he felt Douglas had conquered his fear. केवल एक बार आतंक और वह भाग गया. डगलस ने अपने डर पर विजय प्राप्त कर ली. Next, the will to live is the stronger than the fear of death. जीने की इच्छा यानी the will to live is stronger than the fear of death. जीने की इच्छा मृत्यु के भय से अधिक मजबूत होती है. One has to be determined and courageous. दृढ़ निश्चय यानी determined, दृढ़ निश्चय और साहसी होना चाहिए. Thank you for watching.